साथियों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। देखिए और कुछ ही दिन बचे हुए हैं। इन बचे हुए दिनों में जिन साथियों का भी एग्ज़ाम है, चलिए आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है साथियों, क्योंकि सारे चैप्टर से सवालों को लेके आए हैं और ऐसे सवाल जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन-सी संख्या परिमेय है? आपको बताना है कि परिमेय संख्या कौन-सी है? पहला ऑप्शन है साथियों √4, √3, 2 प्लस √3 और 5 √3। आपको बताना है इनमें से कौन-सी संख्या परिमेय संख्या है। देखिए, आप जानते हैं बहुत आसान सवाल है और इसका जवाब आप लोग चुटकियों में भी दे दीजिएगा। देखिए √3 आपका हो गया, आपका 2 प्लस √3 और 5 √3 ये जो आपका तीनों है ना, ये तीनों आपका अपरिमेय संख्या है। ये तीनों क्या है साथियों? अपरिमेय संख्या है। बाकी जो आपका बचा √4 ये जब आपका √4 साथियों ये 4 जब रूट से बाहर निकलेगा तो आपका क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा। इसलिए ये आपका क्या है? परिमेय संख्या है। चलिए बढ़ेंगे सवाल के बाद आगे की ओर। दूसरा प्रश्न कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो संख्याओं 12, 18, 21 तथा 28 में से प्रत्येक से विभाजित होती है। आपको बताना है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है, जो 12 से भी, 18 से भी, 21 से भी और क्या दिया साथियों और आपका यहाँ पे देखिएगा इधर और 28 से भी विभाजित होती है। ऑप्शन में देखिए आपका 140 अच्छा ये वाला ऑप्शन आपका बाय मिस आ गया है। इसको आप हटा दीजिए ये वाले ऑप्शन को। देखिए ऑप्शन क्या है 9576, 9928, 9828, 9324। फटाफट आप जवाब देने का कोशिश कीजिए। वीडियो को रोक करके आप जवाब दीजिएगा साथियों। देखिए इसको बनाने का आपको तरीका बताते हैं। क्या बोला है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ना, तो पहले आप जानते हैं ना कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाता है? तो आपका यानी 4 को आप 9 लिख दीजिए। कितना? 4 को 9 1, 2, 3, 4 ये हो गया 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। अब आपको क्या-क्या दिया है? 12, 18, 21 और जो आपका 28 जो भी है, इसको आपको क्या करना है? इन चारों का ना आप क्या कीजिए पहले एलसीएम निकालिए। क्या-क्या है साथियों? 12 है, उसके बाद आपका 18 है, फिर 21 है, फिर 28 है। इन क्या कीजिए इन चारों का आप एलसीएम निकालिए। जब इसका आप एलसीएम निकालिएगा ना, आपका इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? तो साथियों इसका एलसीएम 252 आ जाएगा। कितना? 252 इसका आपका एलसीएम आ जाएगा। कितना आएगा? 18, 12, 21, 28 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 252 सॉरी 252 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है? इस 252 में से ना देखिए अब आपको पता करना क्या है? क्या पता करना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है? तो आप क्या कीजिए इस 252 से इस 252 से आप क्या कीजिए जो सबसे बड़ी संख्या है, जो सबसे बड़ी संख्या 4 अंक की है, उसको आप क्या कर दीजिए भाग लगा दीजिए और जितना शेष आएगा ना, तो शेष आएगा 171 इस शेष को क्या कर दीजिए, आप इससे घटा दीजिए। जितना शेष आएगा, उस शेष को इससे आप घटा दीजिए। घटाने के बाद आपका जो नंबर आएगा ना साथियों, वो आपका क्या हो जाएगा इन चारों अंकों से विभाजित हो जाएगा। तो देखिए, जब आप 252 को यानी 9999 को जब 252 से भाग लगाइएगा, तो आपका शेष 171 आता है। कितना? 171 तो आप क्या कीजिए अब 9, 9, 9, 9 इससे क्या कीजिए आप 171 को आप घटा दीजिए। 9 से 1 जगह पर कितना बचेगा? 8 9 से 7 जाएगा आपका 2 9 से 1 गया आपका 8 आपका 9 ये 9828 कितना हो जाएगा साथियों? 9000 आपका 828 और देखिए 9828 ऑप्शन कहाँ है? ये आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है। कहाँ पे? ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है। देखिए एक बार और आपको समझा दे रहे हैं, इसको बनाने का तरीका क्या है? आपको बोला था कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जो सबसे बड़ी संख्या उसको पहले आप मान लीजिए। उसे जो-जो अंक दिया है उसका आप क्या कीजिए एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने के बाद जितना एलसीएम आएगा ना उसको सबसे बड़ी संख्या से भाग लगा दीजिए। भाग लगाने के जो शेष बचेगा ना साथियों, उस शेष को क्या कीजिए, वो जो सबसे बड़ी संख्या था उससे घटा दीजिए। जो घटाने के बाद जो आपका निकल के आएगा, ये नंबर आपका क्या हो जाएगा? जो भी आपका दिया हुआ अंक है, सभी अंक से वो आपका भाग लग जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल के बाद आगे की ओर। ये रहा अगला प्रश्न क्या 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है? देखिए बहुत आसान है, कहाँ से 120 और किसके 300 इन दोनों के बीच कितनी आपको पूर्ण वर्ग संख्या आपको बताने बोला है कि कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए साथियों आप जानते हैं ना 120 के जस्ट बाद क्या होता है 121 होता है। क्या होता है 121 और ये आपका क्या है पूर्ण वर्ग है, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए 300 से आप कम में आइएगा ना आपका कौन 289 ये आपका क्या है पूर्ण वर्ग है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से इजीली तरीके से आप कोई फॉर्मूला मत याद कीजिए, आपको इजी तरीके से आपको बता दे रहे हैं। कैसे तरीका? आपको 120 और आपको कहाँ 300 ना, तो इन दोनों के बीच निकालने बोला है। 120 के जस्ट बगल में 121 है और 300 के जस्ट बगल में 289 है और ये 121 जो आपका वर्गमूल है किसका है साथियों?
ये आपका 11 का है, किसका 11 का, और 289 जो है ये आपका किसका है, 17 का है। अब आपको बताना है कि साथियों कितनी संख्या है, तो लीजिए ना काउंट कर लीजिए। एक हो गया आपका 11, एक हो जाएगा आपका 12, एक हो जाएगा आपका 13, एक हो गया आपका 14, फिर हो गया आपका 15, फिर हो गया आपका 16 और आपका ये आपका 17। तो कुल मिला के कितना काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी आपका 120 से 300 के बीच में कुल कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो साथियों आपका 7 हो जाएगा। कितना, 7 हो जाएगा। और 7 देखिए आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है। चलिए इस सवाल के बाद आगे बढ़ते हैं। एक ऑप्शन उस पर भाग गया, चलिए कोई बात नहीं, देखिए एक ऑप्शन उस पार चले गया है। क्या है कि यदि 0.4 अनुपात 1.4 समानुपात 1.4 अनुपात x, तो x का मान आपको फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे आपको x का मान निकालने बोला है, तो देखिए बहुत इजी वे से हल करते हैं हम लोग। क्या दिया, 0.4, यानी 0.4 अनुपात 1.4 है ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बटे में 1.4 मान लेते हैं, और जो समानुपात है उसके बदले में बराबर होता है, और 1.4 अपॉन में आपका x हो जाएगा। अब आपका इजीली यहाँ से x का मान फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पॉइंट एक अंक के बाद है, यहाँ पे भी एक अंक के बाद है, इन दोनों को हटा दिए, बचा कितना साथियों, आपका बच गया। यहाँ से भी क्या करते हैं, हटा देते हैं, यहाँ से जब हटेगा तो नीचे में आपका क्या आ जाएगा, 110 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कीजिए, इजीली हल कर लीजिए। कैसे हल होगा, तो देखिए आपका हो जाएगा x गुना 10, x गुना क्या हो जाएगा 10, यानी 10x आपका हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा 10x गुना 4 बराबर आपका 14 गुना 14। ठीक है, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, x बराबर 14 गुना 14 बटे में आपका 10 चौके 40 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या कीजिए, आप इसको हल कर लीजिए और आपका x का मान आ जाएगा। अब आपको साथियों x का मान ऐसे निकाल करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि x का मान कितना आ रहा है। चलिए बढ़ेंगे इस सवाल के बाद आगे की ओर। देखिए अगला प्रश्न 6 नंबर, कि यदि ए बी सी डी एवं ई लगातार 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या हो तो इनका औसत होगा। क्या है, ए बी सी डी आपको नहीं, यदि बोला है, यदि ए बी सी डी ई लगातार, क्या बोला है, लगातार 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या हो तो इनका औसत। देखिए प्राकृतिक संख्या साथियों कहाँ से, एक से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपका क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो इनका आपको औसत क्या होगा, तो देखिए इनका औसत निकालने के लिए आप क्या कीजिए, पहला क्या था, तो ए है तो पहला संख्या ए हो जाएगा, दूसरा संख्या आपका क्या हो जाएगा, a+1, तीसरा संख्या आपका a+2, और चौथा संख्या आपका a+3, और पांचवा संख्या आपका a+5। क्योंकि ये क्रमागत बोला है साथियों, तो इसका औसत निकालने बोला है। देखिए इसका आप औसत निकालिएगा तो कुल कितना, 1, 2, 3, 4, 5, तो आपको किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। इन सबको आपस में जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद आप क्या कीजिए, इसको 5 से भाग लगा दीजिए। ठीक है, जब इसको हल कीजिएगा आप तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए कितना ए है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कुल ए कितना है, 5 गो ए है साथियों। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ जो आपका 5 ए प्लस में एक यहाँ पे है, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 3 6, 6, 5, 11, नहीं यहाँ पे आपका मिस हो गया है, ये आपका a+5 नहीं बल्कि यहाँ पे a+4 होगा। क्या होगा, a+4। अब क्या हो जाएगा, 4 दूनी 7, 7 दूनी 9 और 1 10, यानी 5a+10 अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5। उसे इसको जब फाइंड आउट कीजिएगा, इसका मान निकालिएगा, जैसे आप 5 कॉमन ले लीजिए, बचा a+2 बटे में आपका 5, ये 5 गया, ये 5 गया, इसका औसत क्या आ जाएगा, a+2 आ जाएगा। ये हो गया आपका एक मेथड साथियों, इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। लेकिन आपको एक ना ट्रिक बताते हैं, आपको एक ट्रिक बताते हैं, और वो ट्रिक क्या है, इससे आप ना इजीली हल कर लीजिएगा। जब भी आपको क्या बोले, लगातार प्राकृतिक संख्या, क्या बोले कि लगातार प्राकृतिक संख्या का अगर आपको औसत निकालने बोले, लगातार क्या बोले, प्राकृतिक संख्या का आपको औसत निकालने बोले, तो आप ध्यान रखिएगा उसका औसत क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा साथियों, बीच वाली संख्या। कौन, बीच, कौन हो जाएगा, बीच वाली संख्या। लगातार अगर आपको प्राकृतिक संख्या का औसत निकालने बोले ना, तो आपको क्या करना है, जो बीच वाली संख्या है, जो मिडिल नंबर है, बीच वाली संख्या क्या हो जाएगा, उसका औसत हो जाएगा। अब देखिए एक संख्या ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा और ये पांचवा, तो इसके बीच में कौन है, इसके बीच में a+2, और आप देखिए a+2 आपका आंसर भी आया। ठीक है, तो आप ये भी ट्रिक ध्यान रख सकते हैं, जब भी आपको लगातार प्राकृतिक संख्या का औसत निकालने बोले, तो आप क्या कीजिएगा, जो बीच वाली संख्या है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए a+2 ऑप्शन कहाँ है, कहीं नहीं दिख रहा है, इसका ऑप्शन कहीं नहीं साथियों। चलिए हम लोग कहीं पे a+2 बना देते हैं।
चलिए पहला ही ऑप्शन में बना देते हैं इसको ए, और ये +2, और ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इस सवाल के बाद आगे बढ़ते हैं। फिर एक ऑप्शन उस पार। अच्छा, पीडीएफ बनाने में ना थोड़ा-सा दिक्कत हो गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। हम लोग ना क्वेश्चन से हल करने की कोशिश करेंगे, ऑप्शन को दूर भगाइए, कोई दिक्कत नहीं। क्या है कि एक मोटर गाड़ी 10% का घाटा सहकर 8100 रुपये में बेची गई, तो उसे कितने रुपये में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो? देखिए, क्या बोल रहा है कि 10% का घाटा करके वो कितना में बेच रहा है? 8100 में बेच रहा है। तो पहले आपको तो ये पता करना पड़ेगा कि उसका कीमत कितना है, यानी उसका कीमत कितना था, तो उसको कीमत पता करने के लिए आप निकाल लीजिए उसका कीमत कितना हो जाएगा साथियों। तो देखिए 8100 में 10% घाटा के साथ बेच रहा है, इसका आप अगर कीमत निकालिएगा तो ये आपका 1 ज़ीरो यहाँ से गया, 1 ज़ीरो आपका यहाँ से गया, ये 9 एके 9, ये आपका 9 नवांग 81, 2 ज़ीरो यहाँ पे, यानी इसका दाम कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 9000, यानी वो बाइक कितने का था? 9000 का था। अब आपको बोला है कि अब क्या बोला, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो? तो 10% का लाभ कमाने के लिए, यानी 9000 का सामान है, कितना का? 9000 का, और इसमें 10% का लाभ चाहिए, तो आप क्या कीजिए 10% का लाभ निकाल लीजिए। 110 बटे में आपका 100, 2 ज़ीरो यहाँ से गया, 2 ज़ीरो यहाँ से गया। अब जब इसको मल्टीपल कीजिएगा, 11 नवांग 99, 1 ज़ीरो 1 ज़ीरो, यानी साथियों 10% लाभ कमाने के लिए आपको वो सामान कितना में बेचना पड़ेगा? 9900 रुपये में बेचना पड़ेगा। और 9900 रुपये आपको ऑप्शन कहाँ? तो ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है, कहाँ पे? ऑप्शन सी में आपको 9900 रुपया दिख रहा है। चलिए इस मैथ के बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आज क्या हो गया, पीडीएफ में थोड़ा-सा दिक्कत हो गया है। चलिए कोई बात नहीं। अगला प्रश्न कि साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा? आपको बोला कि साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, यानी यहाँ से आपको रेट निकालने बोला है। रेट आपको निकालने बोला है, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। कोई धन कितना, टाइम कितना दिया हुआ है? तो टाइम आपको दिया हुआ है 15 वर्ष, कितना? टाइम 15 वर्ष दिया है और 4 गुना हो जाएगा, ऐसा बोला है। तो देखिए इस तरह का दिया रहे ना, आप क्या कर लीजिए, कोई धन बोला है तो उस धन को ना हम लोग अपने से 100 मान लेते हैं। चलिए 100 मान लिए, और क्या बोला 15 वर्ष में वो 4 गुना हो जाएगा, तो 4 गुने का मतलब वो 400 हो जाएगा। वो धन था 100, हो गया 400, इसका मतलब इससे ब्याज कितना होगा? तो इस पर ब्याज आपका 300 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ब्याज इस पर 300 हो जाएगा। जब ब्याज 300 हो जाएगा, तब आप इज़िली यहाँ से निकाल सकते हैं कि साथियों इसका क्या, आपका इसका रेट कितना होगा। तो देखिए आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन। और मूलधन कितना है? 100। मूलधन गुना समय कितना है? 15। समय गुना दर बटे में आपका 100। ये 100 गया, ये 100 गया, ये 15 के 15, ये 15 का 15 दूना 30, यानी 0। तो आपका आर कितना आ जाएगा? रेट आ जाएगा आपका 20%। कितना साथियों? रेट कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। और 20% देखिए ऑप्शन कहाँ है? ये आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है। चलिए इस सवाल के बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि 10% तथा 10% की दो क्रमिक कटौती किस एक कटौती के बराबर होगी? यानी किसी भी चीज़ पर क्या कर रहे हैं, फिर 10%, फिर 10%, यानी कंटिन्यू आप 10-10% का कटौती कर रहे हैं, तो बोला है कि किस एक कटौती के बराबर होगी। आपको फटाफट बताना है। देखिए इस तरह का मैथ रहे ना, क्रमिक कटौती, तो या फिर क्रमिक यानी आपका क्या हो, वृद्धि हो, तो इसको आप सक्सेसिव मेथड से हल कीजिए। और सक्सेसिव मेथड क्या है साथियों? सक्सेसिव मेथड है आपका a प्लस बी प्लस a इंटू बी बटे में 100, ये होता है आपका सक्सेसिव मेथड। इस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, इसको इजीली हल कर सकते हैं। देखिए आपको इसको हल करके दिखा रहे हैं, बहुत आसान वे में और बहुत ईजी तरीके में। एक क्या है साथियों, कटौती बोला है, कटौती मतलब घट रहा है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 10, क्या हो जाएगा आपका 10, 10 नहीं, क्योंकि घट रहा है ना, तो ये आपका हो जाएगा -10। क्या हो जाएगा? -10। फिर ये भी आपका यहाँ प्लस है, उसके बाद ये भी आपका घट रहा है, तो ये आपका हो जाएगा -10। फिर प्लस आपका देखिए, ये भी क्या हो जाएगा? -10, और गुने में ये आपका -10 बटे में आपका 100 हो जाएगा। ये आपका -10 और ये -10 मिलके कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका -20, और ये आपका प्लस कितना हो जाएगा साथियों? ये आपका प्लस 100 बटे में आपका 100 हो जाएगा। देखिए हम प्लस इसलिए लिखे क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो देखिए ये 100 गया, ये 100 गया, यहाँ पे बचा कितना? तो -20 प्लस 1, तो -20 और प्लस 1 कितना बचेगा? तो साथ ही आपका -19%, यानी कटौती कितने का होगा? तो साथियों 19% का। तो 2 लगातार अगर 10% का कटौती करे, तो ये कितना का हो जाएगा साथियों? वो कटौती 19% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19%।
चलिए बढ़ेंगे सवाल के बाद आगे की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, अगला सवाल कि एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण अन्य का आधा है। यदि उस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि 1/2 इंटू डी वन इंटू डी टू ये होता है। देखिए पहले हम लोग ना एक समचतुर्भुज बना के आपको दिखाते हैं, इससे आपको ना आसान तरीके से आपको हल करने में सहायता मिलेगा। देखिए ये हो गया आपका समचतुर्भुज, ये हो गया एक विकर्ण और ये हो गया इसका दूसरा विकर्ण। आगे क्या बोला है कि एक विकर्ण अन्य का आधा है। तो चलिए मान लिए एक को मान लिए डी, ठीक है, तो दूसरा क्या है साथियों, इसका आधा मतलब यानी डी/2 ये ना होगा। यानी एक विकर्ण अन्य का आधा है, तो एक डी हो गया एक विकर्ण और एक विकर्ण क्या हो गया डी/2 हो गया। ठीक है, चलिए यानी एक विकर्ण हो गया डी और एक हो गया डी/2। अब आगे क्या बोला है कि यदि उस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पे जरा सा भुजा की लंबाई कितना 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई दिया हुआ है, तो साथियों देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और आपका विकर्ण कितना, ये भी 10 ये भी 10, विकर्ण आपका डी और डी/2। तो देखिए अगर डी और डी/2 है तो हम लोग सिर्फ इस त्रिभुज में, सिर्फ इस त्रिभुज में अगर हम लोग क्या करें, यहाँ से अगर हम लोग डी का मान फाइंड आउट करें, डी का मान निकालें, तो इस त्रिभुज में ये अगर आपका क्या था डी था, तो साथियों ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा डी था, तो ये आपका क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा और ये आपका पूरा क्या हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग मतलब 10 का वर्ग और अन्य दो भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजा क्या है, एक तो आपका डी/2 यानी डी/2 का वर्ग है और दूसरा आपका क्या हो जाएगा डी/4 हो जाएगा, क्योंकि पूरा अगर डी/2 था तो वहाँ आधा कितना हो जाएगा डी/4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 10 का वर्ग बराबर आपका डी स्क्वायर बटे में आपका 4 प्लस आपका डी स्क्वायर बटे में आपका 16। ठीक है साथियों, डी स्क्वायर बटे में आपका 16। उसे इसको और अगर आप हल कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 का वर्ग बराबर आपका 16 और 4 का एलसीएम 16 ही आता है। यहाँ पे 4 चौक 16 यानी 4 डी स्क्वायर प्लस आपका डी स्क्वायर। देखिए यहाँ से हम लोग अगर डी का मान निकाल लेंगे ना तो आप आसानी से इसका आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से डी का मान आप निकाल रहे हैं कैसे साथियों, तो ये आपका क्या हो जाएगा 100 कितना है 100 है और 16 है, तो 100 गुना 16 आपका 1600 हो जाएगा। 1600 बराबर आपका क्या हो जाएगा 5 डी स्क्वायर। अब जब इसको काटिएगा ना तो 5 के 5 आपका कितना 5 या 15 आपका बचा यहाँ पे कितना एक और 0 10, 5 दूनी 10 यानी 0। आपका डी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 320 आ जाएगा। कितना डी स्क्वायर का मान आपका 320। तो यहाँ से आपका अगर डी का मान आप निकालिएगा तो डी का मान आप निकालिएगा ना साथियों कितना आ जाएगा, ये डी का मान आपका आ जाएगा कितना सवाल है 10 नंबर सवाल है। इस डी का मान आपका आ जाएगा 8√5 कितना 8√5 आ गया। डी का मान कितना आ गया 8√5 आ गया। उसके बाद अब देखिए एक डी का मान कितना आ गया 8√5 और दूसरा जो डी है ना इसका आधा है। क्या है दूसरा डी इसका आधा, तो ये क्या हो जाएगा साथियों डी/2 क्या हो जाएगा डी/2। अब दूसरा अगर डी का मान डी टू का मान निकालिएगा तो डी/2 यानी 8√5 बटे में 2 यानी कितना हो जाएगा 4 सॉरी यहाँ पे आप क्या लिख दिए 8√2 यहाँ पे हो जाएगा 8√5 बटे में 2 तो कितना 4 आपका 4√5 हो जाएगा। देखिए आपको D1 D2 पता हो गया। अब यहाँ से आप क्या कीजिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 इंटू D1 इंटू D2 कर दीजिए। यहाँ से आपको क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा साथियों। 1/2 इंटू D1 इंटू D2 जब कीजिएगा तो यहाँ से आपको क्षेत्रफल आ जाएगा और इसका क्षेत्रफल निकाल करके आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका इतना आंसर आया। चलिए बढ़ेंगे इससे आगे की ओर। साथियों अगला प्रश्न 11 नंबर कि ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा कर सकता है, तो वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकता है, एक दिन में बोला है। ठीक है साथियों, तो देखिए ए एक काम को 18 दिन में, ए जो है ये किसी काम को कितने दिन में पूरा करता है 18 दिन में और बी जो है वो क्या करता है, बी उसी काम का यानी बी क्या करता है उसी काम को ए से आधे समय में पूरा करता है। ए से आधे समय में इसका मतलब ये 9 दिन में पूरा करता है। ठीक है, अब देखिए कुल वर्क कितना हो जाएगा साथियों, तो 9 और 18 का अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 18 ही होगा। कितना 18 होगा। अब यहाँ से अगर आप इफिशियंसी निकालिएगा तो ए एक दिन में यानी 18 क्या ए एक दिन में एक काम करता है और बी एक दिन में दो काम करता है। एक दिन में एक काम और बी एक दिन में दो काम करता है। तो बोला है क्या, क्या बोला है कि एक दिन में काम का कितना भाग यानी कुल काम कितना है साथियों,
कुल काम 18 है। कुल काम कितना है? 18 है। और ये एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो एक दिन में 3 काम कर रहा है। कुल काम 18 है और एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। तो बोला है कि कितना भाग पूरा कर सकता है, यानी एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकता है। तो साथियों कितना भाग पूरा कर सकता है, तो देखिए इसको ना आप एक डायरेक्ट क्या कीजिए, 3 से यानी 3 से 18 को भाग लगा दीजिए, तो आपका कितना 6 आ जाएगा, नहीं 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। यानी तो आपको देखिए इसको बाय प्रोसेस आपको बना के दिखा रहे हैं। क्या है साथियों? कुल काम 18 है, इसका कितना ना तो कितना x मान लीजिए, कितना भाग 3 तो इतना हो गया। अब यहाँ से x बराबर आप क्या कर लीजिए, 3 बटे में आपका 18, ठीक है। 3 एके 3, 3 छके 18, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 1/6। यानी एक दिन में कितना काम करता है साथियों? कुल काम का 1/6 भाग वो दोनों मिलकर के एक दिन में पूरा करता है। तो चलिए इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इस सवाल के बाद आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल, काफी मजेदार प्रश्न है। इसमें बहुत सारे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज करेंगे साथियों कि राहुल किसी दूरी को कार द्वारा 8 घंटे में तय करता है। यदि आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की हो तो ये दूरी कितनी है? बोला है कि राहुल किसी दूरी को ना कार द्वारा, किसके द्वारा? कार के द्वारा वो 8 घंटे में तय किया, क्या कार के द्वारा 8 घंटे में, ठीक है। और बोला है कि उसमें से आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किया है, तो तय की गई दूरी कितना होगा? यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, मान लीजिए, क्या मान लीजिए? टोटल डिस्टेंस। क्या साथियों? जो टोटल ना, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हम लोग क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं 2x, यानी कुल दूरी कितना मान लिए? 2x मान लिए। अब आगे क्या बोला है कि वो ना वो आधा, यानी 2x का आधा कितना x हो जाएगा। आधी दूरी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और शेष जो बचा, तो शेष जो बचा साथियों, आधी जब इतना, तो ये भी तो आधी ना बचेगा, बाकी आधी दूरी वो आपका 60 के स्पीड से जा रहा है। तो उसको कुल कितना टाइम लग रहा है? उसको टाइम लग रहा है कुल 8 घंटा लग रहा है। कितना? 8 घंटा लग रहा है। तो यहाँ से आपको बताना है कि तो ये दूरी कितना है। तो देखिए इसको जब हल कीजिएगा तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 दूनी 120, कितना? 120। आपका 60 दूनी यानी आपका 2x, ये आपका हो जाएगा 40 या 3x बराबर आपका कितना यहाँ पे 8 है, ठीक है। आगे और इसको सिंपल कर लीजिए, 3 दू 5x बराबर 8 गुना 120, 8 गुना 120, और आपका क्या हो जाएगा? x बराबर 8 गुना 120 बटे में आपका 5, इसको काटिए तो 5 दूनी 10 और यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, 5 चौके 20, और आपका x का मान कितना आ जाएगा? 8 चौके 32 का 2, हाथ मिला 3, 8 दूनी 16 और 3 19, कितना? 192। साथियों 192 जो है ये आधी दूरी है। आप कुल दूरी कितना माने थे? 2x माने थे। तो आप क्या कीजिए, 192 को आप 2 से मल्टीपल कर दीजिए। तो 192 को 2 से मल्टीपल कीजिएगा तो 19 दूना 38 और 2 दूनी 4, यानी कुल दूरी कितना हो जाएगा? 384 किलोमीटर। और 384 किलोमीटर देखिए आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है। कहाँ पे? ऑप्शन बी में। चलिए इस सवाल के बाद आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल कि एक दुकानदार को 30 रुपया प्रति किलोग्राम के चावल को 40 रुपया प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपया हो जाए? क्या है कि 30 रुपया वाला चावल है, कितना का? 30 रुपया वाला चावल है, और क्या है? 40 रुपया वाला चावल है। इस दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए तो क्या हो जाएगा उसका दाम ना, उसका दाम कितना हो जाएगा? एवरेज में दोनों को मिला करके एवरेज में कितना का बेचा जाए? 33 रुपया। कितना? 33 रुपया में बेचा जाए। तो देखिए इसको निकालने के लिए कि किस अनुपात में, तो साथियों क्या कर दीजिए, 40 से आपका 33 गया तो कितना? 40 और 33 दोनों के बीच में कितना का अंतर है? 7 का। 30 और 33 के बीच में कितना का अंतर है? 3 का। तो साथियों आपका क्या हो जाएगा? 7:3, यानी इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा? 7:3 हो जाएगा। और 7:3 देखिए आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है। कहाँ पे? ऑप्शन सी में। चलिए इस सवाल के बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई 171, पुल का लंबाई कितना है? 229, बोला है चाल कितना है? 45 किलोमीटर, कितने समय में पार करेगी? तो ये कितने समय में पार करेगी, तो उसके लिए आप जानते हैं टाइम बराबर क्या होता है साथियों, दोनों का लंबाई को जोड़ दीजिए। तो एक का लंबाई 171 और एक का लंबाई कितना है? 229, ठीक है। और बटे में आपका क्या है साथियों, देखिए बटे में क्या हो जाएगा? 45 किलोमीटर प्रति घंटा ना,
तो इस 45 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलिए। बदलने के लिए 5 बटे 18 से भाग लगाइएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 नवांक 18 और आपका यहाँ पे 2 नवांक 18 ना, और आपका कै नवांक 5 नवांक 45, तो क्या हो जाएगा 5 पंचे 25 बटे में आपका 2 हो जाएगा। कितना, 25/2 हो जाएगा साथियों। अब आगे देखिए, इसको आपको सिंपल करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 400, यहाँ पे नीचे में बटे आपका 25 और ये 2 आपका ऊपर चले गया। ठीक है, इसको आप हल कीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा, 25 के 25, 25 के 25 बचा कितना यहाँ पे आपका, इसको काटिए ना, 25/200, 25/200 यानी इसको 16 से, ठीक है, और 16 दूनी 32, तो टाइम कितना लग जाएगा उसको, 32 सेकंड लग जाएगा। कितना टाइम उसको, 32 सेकंड टाइम लग जाएगा। और 32 सेकंड देखिए ऑप्शन सी में दिख रहा है, कहाँ पे, ऑप्शन सी में आपको 32 सेकंड दिख रहा है। चलिए 4 के बाद आगे, 5 नंबर, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। साथियों देखिए सेम सवाल है, इसका जवाब आप लोग खुद दीजिए। हम जब तक वेट कर रहे हैं आप लोगों का 5 से 10 सेकंड, इसका जवाब आप लोग खुद से दीजिए। तो देखिए साथियों, बहुत सारे साथी का जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, किसी-किसी का अलग भी आ रहा है। तो बहुत आसान तरीका है। क्या टाइम, यानी टाइम बराबर आप जानते हैं, दोनों का लंबाई को जोड़ दीजिए, बटे में 4, तो टाइम आपका 18 सेकंड, 18 बैठा दीजिए। और क्या है, दोनों की लंबाई कितना है, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफ़ॉर्म, इसका मतलब 180 का प्लेटफ़ॉर्म भी होगा, और 180 और 180 कितना होता है, 360 हो जाता है साथियों। उसके बाद क्या बोला कि रेलगाड़ी की चाल, तो यहाँ पे उसका आप चाल को मान लीजिए, क्या? चाल आप यही ना जानते हैं। अब देखिए यहाँ से जी, 18 के 18, 18 दूनी 36 यानी 20, तो आपका चाल कितना निकल के आ गया, तो चाल बराबर आपका आ गया 20, अरे 20 नहीं है, 20 मीटर पर सेकंड। कहीं पे मिस हुआ क्या? देखिए तो 118, फिर बोला क्या है कि अपने समान लंबाई के प्लेटफ़ॉर्म, तो समान लंबाई मतलब 180, 180, 360 और 18 सेकंड दिया है, तो 18 दूनी 36, 20, हाँ, सही तो है। चाल कितना हो जाएगा? चाल हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा चाल? 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे इससे आगे। 16 नंबर सवाल, कि गीता और बीना की आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:3। उनकी आयु का योग दिया हुआ है 80 वर्ष, तो उनकी आयु का अंतर होगा। आयु का अंतर निकालने बोला, आयु का योग दिया हुआ है 80, तो आयु का अंतर आपको निकालने बोला कि आयु का अंतर कितना का होगा। तो देखिए, एक है कौन, आपका गीता, कौन है जी, एक आपका गीता और एक आपका क्या है, बीना। तो आप अगर गीता का निकालिएगा आयु कितना है, तो गीता का कितना 5 बटे में कितना, 5 3 8 और कुल योग कितना है 80, 80 कर दीजिए। 8 है क्या 8, 8 है 80, 10 5 आपका 50, तो आपका गीता का कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर चलिए लेते हैं बीना का, किसका, बीना। बीना का देखिए क्या है, इसका कितना अनुपात, 3 में 3, 3 बटे में 8 गुना आपका 80 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 8 है 80, 10 या 30, तो बीना का कितना हो गया, 30 साल। अब इन दोनों का अंतर बोला है, तो अंतर के लिए क्या, 50 से 30 जाएगा आपको कितना, 20, यानी इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 20 वर्ष का। कितने का, 20 वर्ष का अंतर हो जाएगा। और 20 वर्ष देखिए ऑप्शन बी में दिख रहा है, कहाँ पे, ऑप्शन बी में आपको 20 वर्ष दिख रहा है। चलिए बढ़ते हैं 16 के बाद आगे, 17 नंबर, सुनील तथा सुधीर की आयु का अंतर 5 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5 है, तो सुधीर की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए अंतर कितना दिया हुआ है, 5 वर्ष। क्या दिया साथियों, अंतर 5 वर्ष। देखिए बहुत आसान तरीके से इसको आपको हल करके दिखाएँगे। और अनुपात क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है आपको 4:5 ये दिया हुआ है। आगे बोला है कि सुधीर की आयु ज्ञात कीजिए, तो क्या सुनील तथा सुधीर, तो सुधीर की आयु का अनुपात क्या दिया है, तो सुधीर की अनुपात दिया हुआ है, सुधीर का आयु का कितना, 5 दिया हुआ है, ठीक है। और क्या बोला है कि उन दोनों की आयु का अंतर कितना है, 5 वर्ष है। लेकिन अगर अनुपात में देखिएगा तो अनुपात में अंतर कितना है, तो अनुपात में अंतर 1 है, लेकिन वर्ष में क्या बोल रहा है कि 1 अनुपात बराबर 5 वर्ष। वर्ष में बोल रहा है कि 5 वर्ष का अंतर, लेकिन यहाँ पे अगर अनुपात में देखिएगा तो 1 का अंतर, तो 1 बराबर जब 5 हुआ, तो साथियों ये क्या है, 5 अनुपात है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 पंचे 25 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 पंचे 25 वर्ष हो जाएगा। और 25 वर्ष देखिए आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है। ये सवाल साथियों, ये सारे सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ये सब सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको घबराना नहीं है। चलिए बढ़ेंगे 17 के बाद आगे। 18 नंबर सवाल,
18 नंबर सवाल साथियों कि 36 रुपया प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपया प्रति लीटर हो जाए। क्या है कि 36 रुपया कितना 36 रुपया प्रति लीटर दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए ना, तो पता तो है नहीं, तो इसको आप जीरो रहने दीजिए। मिलाया जाए तो मिश्रण का मूल्य कितना हो जाएगा, मिश्रण का मूल्य आपका हो जाएगा कितना साथियों 28, कितना 28 रुपया प्रति लीटर हो जाएगा। तो देखिए अब इन दोनों का अंतर देख लीजिए, जब 28 से जीरो जाएगा आपका 28 बचेगा और आपका 36 से आपका 8 जाएगा, कितना बचा 16 से 8 गया 8, यानी 8 बचेगा। अब इन दोनों का आप अनुपात निकाल लीजिए, जब इन दोनों का आप अनुपात निकालिएगा तो कितना हो जाएगा साथियों, इन दोनों का अनुपात हो जाएगा आपका, देखिए 7 चौके 28, 2 चौके 8, यानी 7:2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7:2 हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे सवाल के बाद आगे की ओर। अगला प्रश्न कि एक व्यक्ति कार द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी यात्रा 6 घंटे में पूरी करता है। इस यात्रा को 5 घंटे में समाप्त करने के लिए कार की चाल क्या होगी। बहुत आसान है, बहुत आसान सवाल है कि एक व्यक्ति कार द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी क्या साथियों 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा 6 घंटे में पूरी करती है। यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चल रहा है और 6 घंटा वो तय किया है, तो कितनी दूरी तय किया साथियों, हो जाएगा आपका 5 6 5 30 का 0, हाथ मेरा 3 6 24 और 3 27, यानी वो 270 किलोमीटर का दूरी तय किया है। अब बोला है कि इसी 270 किलोमीटर की दूरी को अगर वो 5 घंटे में, कितने में 5 घंटे में तय करे तो उसका चाल कितना होना चाहिए। बिल्कुल आसान है, 270 का दूरी है, उसको कितना समय 5 है, तो चाल निकालने के लिए आप भाग लगा दीजिए, 5 5 25, 2 और 0 20, 5 चौके 20, यानी उसको कितना की स्पीड से चलना चाहिए, वो अगर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो साथियों 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो वो उतना दूरी को 5 घंटे में कवर कर लेगा। और देखिए 54 कहाँ है, ये आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है। चलिए 19 के बाद आगे बढ़ते हैं 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल और आज के सेशन का मेरे ख्याल से शायद अंतिम प्रश्न होगा। टाइम एंड वर्क से है। ए और बी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी उसे 24 दिन में और ए तथा सी 36 दिन में। तो तीनों एक साथ काम करके उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए थोड़ा घुमाया है, थोड़ा सा तो घुमाया है, चलिए कोई बात नहीं, पहले जो जो दिया ना उसको उतार लेते हैं हम लोग। क्या साथियों ए एंड बी ना, ए एंड बी कितने दिन में 18 डेज। उसके बाद फिर बोला गया है कि बी एंड सी कितने दिनों में 24 दिनों में। और ए एंड सी फिर क्या बोला है, ए एंड सी ये दोनों मिलिए कितने दिनों में 36 दिनों में कर रहा है। तो तीनों एक साथ अगर काम करेगा तो उसको कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, आपको बनाने का हम तरीका बताते हैं लेकिन आंसर आपको खुद निकालना है। बनाने का तरीका, आप इन तीनों का क्या कीजिए एलसीएम लीजिए। जब इन तीनों का आप एलसीएम लीजिएगा ना कितना आ जाएगा 36 दूनी 72, 24 से 18 72, यानी इन तीनों का एलसीएम आपका 72 आ जाएगा, कितना 72। साथ ही तीनों यानी कुल वर्क कितना है 72। अब देखिए ये दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करता है, तो साथियों कुल काम है 72 और एक दिन में करेगा तो कितना होगा 72/18 यानी 4। कितना यूनिट काम करेगा 4 यूनिट। और ये इसको अब जब 24 से 72 को 24 से भाग लगाइएगा तो कितना काम करेगा 3 यूनिट काम करेगा। 36 तो ये 2 यूनिट काम करेगा, कितना ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट और ये आपका ये 4 यूनिट काम करेगा। ठीक है साथियों, अब आगे देखिए 2 3 4। अब आगे क्या बोला है कि ये सब एक साथ जब काम करेगा तो इसको आप इस तरह से हल कर सकते हैं। थोड़ा इसमें टाइम लगेगा लेकिन इतना भी नहीं। क्या है ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, ये दोनों मिलकर क्या कर रहा है 4 दिन 3 और 2। ठीक है, देखिए एक ए है, एक बी है, एक सी है, फिर यहाँ पे एक ए है, एक बी है, एक सी है, मतलब 2 ए बी सी, कितना है 2 ए बी सी। तो साथियों 2 कॉमन ले लीजिए और ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 4 3 7 7 2 9। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आएगा कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के 4.5। कितना एक दिन में कितना काम करेगा 4.5 काम करेगा, कितना एक दिन में 4.5 काम करेगा। अब बताइए कुल काम कितना है, तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहा है 4.5 काम, कुल कितना है 72 है। तो आप क्या कीजिए 72 बटे में 4.5 कीजिए और इसको काटिए कुटिए, जो आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और बिल्कुल आपका सही आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए साथियों ये था अंतिम सवाल आज के सेशन का। बस इसी तरह से अगर जिन साथियों का भी एग्जाम बचा हुआ है आप लोग मेहनत करते रहें। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।